डियर स्टूडेंट्स, आज हम जेई मेन 20 जुलाई मॉर्निंग स्लॉट की केमिस्ट्री पेपर को सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोग जिन्होंने भी इस पेपर को दिए होंगे, आपका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट बेटर से बेस्ट हो, जितने भी आप एक्सपेक्ट किए हैं उससे काफ़ी गुना अच्छा आए। ओके, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिसप्रपोर्शनेट। सो बेसिकली ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन से आया है और रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर से आया है। तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, पहले वो जान लेते हैं। देखिए, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें कोई एक ही सब्सटेंस का रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ भी हो रहा है और डिक्रीज़ भी हो रहा है, क्योंकि हमको पता है ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इंक्रीज़ होगा तो इसका होगा ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ होगा तो उसका होता है रिडक्शंस। तो जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो सकता है वो डिसप्रपोर्शनेट जाएगा। मतलब जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, उसका डिसप्रपोर्शनेशन होगा। तो देखते हैं किस इसमें से कौन से स्पीसीज का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा और घटेगा दोनों। देखिए, पहले में देखिए BrO माइनस। तो BrO माइनस है, मतलब ये एक आयोनिक कंपाउंड है और इसके पास -1 चार्ज है। तो ब्रोमीन का मान लेते इलेक्ट्रॉनिक एक ऑक्सीडेशन स्टेट X है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है -2, और वो टोटल कितना है -1। तो ये कितना आ जाएगा 1। तो इसमें ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, मतलब 1 से बढ़ सकता है। यस, ब्रोमीन जो है इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन स्टेट -5 से कहाँ तक जा सकता है, मैक्सिमम 7 तक जा सकता है। -5 से 7 तक जा सकता है। तो 1 है, यस, -1 से छोटा भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है। तो ये डिसप्रपोर्शनेट जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब BrO2 माइनस, अब देखिए इसमें कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो इसमें कैसे फाइंड करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया तो 3, मतलब इसमें 3 और 3 से 5 हो सकता है। यस, 3 से कम भी हो सकता है, क्योंकि इसका -5 से 7 तक जा सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो 3 से कम भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है, तो ये भी जाएगा ऑक्सीडेशन, ये भी शो करेगा, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा, डिसप्रोपोर्शनेशन इसका जाएगा। अब इसमें देखते हैं, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रोमीन का कितना होगा, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया तो 5, +5, मतलब ये +5 में है। मतलब +5 से यस बढ़ सकता है, 7 हो सकता है, और +5 से छोटा भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, तो ये भी जाएगा, मतलब ये भी डिसप्रोपोर्शनेट जाएगा। अब इसमें देखते हैं, 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया तो 7, मतलब इसमें +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए +7 है, मतलब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्योंकि ब्रोमीन का सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट 7 हो सकता है, उसके आगे नहीं बढ़ सकता। मतलब इसका जो है ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। ऑक्सीडेशन तभी होगा जब ये ब्रोमीन का +7 से ज़्यादा जाएगा, ये तो ज़्यादा नहीं जा सकता, +7 मैक्सिमम है, मतलब इसका डिसप्रोपोर्शनेशन नहीं होगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा। तो ऑप्शन 4th, इसका डिसप्रोपोर्शनेशन नहीं होगा, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है और वो बढ़ नहीं सकता, इसीलिए यह डिसप्रोपोर्शनेट नहीं जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, बस हमको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है और इसको कैलकुलेट करना है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन है, देखिए P4O10 + HNO3 आर मिक्सड इन 1:4, मतलब इसका 1 और इसका 4th पार्ट, इसका 1 मोल और इसका 4 मोल रिएक्शन किया जा रहा है। दिस इज़ कॉल्ड, व्हाट इज़ दिस, P4O10, दिस इज़ फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, और ये जो है एनहाइड्राइड है किसका, H3PO4 का। H3PO4 में से जब आप वाटर हटा दोगे, रिलीज कर दोगे, इसको जब हीट करोगे तो ये आ जाएगा P2O5, और यही बेसिकली ये है इसका, ये जब डाइमराइज होगा तो P4O10 बनेगा। मतलब ये जो है काफ़ी एक, ये जो है बेसिकली इसका एनहाइड्राइड है, तो इसमें वाटर ऐड करोगे तो ये H3PO4 बनेगा। तो ये एक काफ़ी एनहाइड्राइड है इसका, ये काफ़ी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। मतलब डिहाइड्रेटिंग मतलब ये वाटर को काफ़ी ईजिली अटैक करेगा, मतलब ये वाटर लेना चाहेगा इसमें से, तो वाटर एब्जॉर्ब करेगा। ये वाटर इसकी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये एनहाइड्राइड है, सूखा है, और सूखा होगा तो पानी चाहिए इसको, ताकि ये H3PO4 बना पाए। अब देखिए HNO3 एक नाइट्रिक एसिड है, तो HNO3 से वाटर ले लेगा। तो देखिए HNO3 से वाटर ले लेगा, अगर 4 HNO3 इसका 1 मोल है, 4 HNO3 वाटर कैसे देगा, देखिए इसको जब आप
ये जब टूटेगा तो क्या बनेगा, देखिए 4H है मतलब 2H2O, इसमें से 2 वाटर रिलीज होगा, प्लस 4NO2 होगा रिलीज, और प्लस O2 होगा। देख सकते हैं आप, बैलेंस है रिएक्शन। ओके, 4 नाइट्रोजन है, 4 नाइट्रोजन है और 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन देखिए 12 है, इसमें 2 हो गया, 2 + 8 10, 10 + 2, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। तो ये जैसे ही वाटर देगा, ये वाटर के साथ कंबाइन होगा P2O5 और H3PO4 बना लेगा। तो बाकी कौन सा नाइट्रोजन आ रहा है, NO2 आ रहा है। दिस इज़ कॉल्ड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि एक एसिड है, एसिड नेचर का है। कैसे एसिड नेचर का, जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा, देखिए इसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो +4 बनेगा, रिच HNO2 बनेगा, ठीक है। HNO2 + HNO3 भी बनेगा। यही ऐसा है, ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये एसिडिक होता है, एसिडिक नेचर का। तो हमको यही फाइंड करना है, नेचर ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेचर ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड कितना हो जाएगा, NO2, और इसको जब वाटर में ऐड करोगे तो ये नाइट्रस एसिड प्लस नाइट्रिक एसिड HNO3 दोनों बनाएगा, HNO2 + HNO3। ये एसिडिक नेचर का है NO2, तो ये एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा आंसर में। तो ये P4O10 ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है, इसमें से वाटर सीधा निकाल लेगा और बाकी जो होगा NO2 वो रह जाएगा। तो देख सकते हैं इसमें जो नाइट्रोजन रिलीज़ हो रहा है वो कितना NO2 है जो कि एसिडिक है। ओके, तो इसका ऑप्शन हो गया एसिडिक, जो कि काफ़ी ईजी है। वैसे भी इसका रिएक्शन इसमें से वाटर निकालेगा, NO2 रिलीज हो, तो सिंपल और एसिड होगा आंसर। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट ईजिली इकोनॉमिकली रिफाइंड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इकोनॉमिकली मतलब बहुत ही कम पैसे में रिफाइनिंग हो रहा है, कैसे, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इसमें कौन सा स्पीसीज है जिसका बहुत ही कम पैसे में बिना खर्चे का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो रहा है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, जिसमें बहुत सारा स्पीसीज होता है, जैसे अलग अलग टाइप का कंपोनेंट्स होता है, उसको क्या किया जाता है, नीचे से हीटअप किया जाता है और बहुत सारा लेयर से पास किया जाता है, जिसकी वजह से ये बॉयल होकर इधर कंडेंस हो जाता है और दोनों सेपरेट होता है। सबका बॉइलिंग अलग अलग होता है, तो जिसका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लास्ट में बॉयल होगा और ऊपर जाएगा, जिसका कम होगा वो पहले जाएगा। तो ऐसे सेपरेट कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। अब देखिए इसमें जो जिंक है फेमस है, NCERT में एक लाइन गिवन है, यही सेम टू सेम, जिंक इज़ इकोनॉमिकली डन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बाय डन, मीन्स जिंक का जो है रिफाइनिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से किया जाता है ईजिली, तो जिंक ही ऑप्शन होगा। निकल का तो पता है हमको, मोन्ट प्रोडक्शन से होता है, जिसमें NiCO4 बनता है और इसका इलेक्ट्रोलिटिक होता है, और क्यूपलेशन भी हो सकता है, पोलिंग भी हो सकता है, और आयरन का भी इलेक्ट्रोलिटिक होता है। तो इसमें जो जिंक है, जिंक में लेड का इम्प्योरिटी होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम हो, डिफरेंसेस में इसका भी कुछ होता है, इसका भी कुछ, लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंसेस है वो कंपेरेबल होता है, और जहाँ भी बॉइलिंग पॉइंट का कंपेरेबल होता है वहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ कर सकते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है जिंक का, क्योंकि इसके पूरा जो भी डी इलेक्ट्रॉन होता है वो पूरा फुल्ली फिल्ड होता है, जिसकी वजह से इसका पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है बिकॉज ऑफ वीकर मेटालिक बॉन्डिंग। इसके अंदर मेटालिक बॉन्डिंग कम होती है क्योंकि इसके पास फ्री अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है डी में, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और ये ईज़िली बॉयल करके इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, रिफाइनिंग कर सकते हैं। इसमें जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो यहीं रह जाएंगे और जिंक को हम बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेट कर सकते हैं। तो याद रखिए ये NCERT में गिवन है बाय सिंपल लाइन, बस सिंपल था। जिंक को हम इजीली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकते हैं बिना ज़्यादा पैसे खर्च किए, बाकी इस सब को काफ़ी मेहनत करता है। ओके, तो जिंक हो जाएगा ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ वन आते हैं। देखिए नंबर ऑफ़ लोन पेयर्स इन I3-, मतलब लोन पेयर फाइंड करना है, मतलब इलेक्ट्रॉन का पेयर कितना है I3-। तो देखिए I3- ऐसा इसी टाइप यही क्वेश्चन बेसिकली 2018 JEE मेंस में आ चुका है, जिसमें I3- का शेप बता रहा था, या यही सेम टू सेम क्वेश्चन होगा, देख लेना आप 2018 में सेम टू सेम I3-। तो देखिए I3- में इलेक्ट्रॉन पेयर फाइंड करना है, नंबर ऑफ़ लोन पेयर्स। तो I3- का स्ट्रक्चर होना चाहिए पता। अब देखिए आयोडीन कहाँ से आता है, ग्रुप 17 से, इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो जितनी इसमें 3 आयोडीन है, और ये जो 17 वाला ग्रुप होता है वो हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड नहीं बनाता है,
Cl सब नॉर्मली सिंगल बॉन्ड, क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है, बस एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, आराम से बना लेते हैं सिंगल बॉन्ड। तो देखिए आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, एक आयोडीन के पास, तो 3 आयोडीन के पास कितना, एक आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, 3 के पास कितना 21, प्लस एक यहाँ पे एक्स्ट्रा है तो 22, मतलब इसके पास टोटल 22 इलेक्ट्रॉन्स है तीनों के पास। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें से ये जो है 3 सिंगल बॉन्ड बना लेगा, सब स्टेबलाइज हो गया। देखिए 22 था टोटल इलेक्ट्रॉन, उसमें से यहाँ पे 1 2 3 4 यूज हो गया, मतलब बचा 18। अब ये 18 बचा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कितना इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9, 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है ना, 4 यहाँ पे बॉन्डिंग में यूज़ हो गया और इसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। ओके, नेगेटिव चार्ज इसके पास होगा, क्योंकि इसके पास देखिए 1 2 3 4 6 और 2 8 आ रहा है, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज होगा और ये होगा लीनियर शेप। तो यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन था, 18 इलेक्ट्रॉन मतलब 9 पेयर, 9 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इलेक्ट्रॉन पेयर है, बहुत ही ईजी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि फिफ्थ है। फिफ्थ में क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड क्या होता है, O2 माइनस होता है। अब देखिए इसमें से कौन सुपर ऑक्साइड बनाएगा, तो आपको पता होगा जब आप एस ब्लॉक में एंट्री करते और ऑक्सीजन के साथ शायद एयर के साथ रिएक्शन होती है, लिथियम सोडियम एल्कली मेटल के साथ लिथियम सोडियम पोटेशियम, तो ये जो होता है ये बनाता है लिथियम ऑक्साइड, ये जो बनाता है ये बनाता है सोडियम ऑक्साइड, ये दोनों सोडियम पेरोक्साइड बनाता है, लिथियम ऑक्साइड बनाता है, सोडियम पेरोक्साइड बनाता है, और ये जो पोटेशियम होता है, रुबिडियम होता है और सीसियम होता है, ये तीनों सुपर ऑक्साइड बनाता है, KO2 RbO2, आपने पढ़ा होगा NCERT में सिंपल बाई लाइन गिवन है। लिथियम ऑक्साइड बनाता है ये, सोडियम पेरोक्साइड बनाता है, ऐसा क्यों, देखिए नीचे जा साइज़ बढ़ रहा है, साइज़ बढ़ेगा तो एनायन का साइज़ भी बढ़ना चाहिए। ये ऑक्साइड क्यों बना रहा है, क्योंकि O2 माइनस होता है, ऑक्साइड पेरोक्साइड में, सुपर ऑक्साइड में O2 माइनस होता है, ऑक्साइड में O2 माइनस होता है, O2 माइनस, और पेरोक्साइड में O2 माइनस होता है। अब देखिए पेरोक्साइड वही बनाएगा, सुपर ऑक्साइड कौन बनाता है, जो थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा, पोटेशियम थोड़ा बड़ा है इसमें से, और NCERT में गिवन है ये, पोटेशियम थोड़ा बड़ा है चार्ज, इसके पास 1 चार्ज है, तो ये 1 चार्ज वाला स्पीसीज़ के साथ रिएक्शन करेगा। इसमें से देखिए ये जो सुपर ऑक्साइड बनाता है ये भी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, बाकी पोटेशियम जो है KO2 बनाता है, KO2 सुपर ऑक्साइड। आपने कभी इसको देखा होगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO MgO Na2O, और इसको देखा होगा KO2 मतलब O2 माइनस सुपर ऑक्साइड, तो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बनाता है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अब हम 6th क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए 6th क्वेश्चन कहता है डिटरमाइन द एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर मतलब एल की वैल्यू, एल की क्या होगा, देखिए अब द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन गैलियम पॉजिटिव आयन। सो गैलियम क्या होता है, बोरोन एल्युमिनियम गैलियम, ग्रुप 13 का एलिमेंट है। गैलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, गैलियम 31 होता है, जिंक के बाद होता है। देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2, लिखते जाइए 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6, 4s2 के बाद 3d10 आता है, फिर 4s2 होता है, 4s2 हो गया, 3d10 हो गया, और 4p कितना आएगा, क्योंकि ये गैलियम है बोरोन में, तो p में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है ग्रुप 13 वाले में। देखिए 2 2 4 4 + 6 10 10 + 2 12 12 + 6 18 18 + 2 20 20 + 10 दैट इज़ 30 30 + 1 31। अब देखिए लास्ट में क्या है, 4p1 3d10 है और 4s2 है। तो देखिए वैसे आपको पता होगा जो ग्रुप 13 होता है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वैलेंस जो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो कितना होता है, NS2 NP1 होता है। ये आपको बस याद रखना चाहिए, NS2 NP1 होते हैं ग्रुप 13 की। तो देखिए NS 4s2 है और 4p1 है, लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसका, बोरोन का, सॉरी गैलियम का। तो अगर गैलियम पॉजिटिव है मतलब p से चला गया इलेक्ट्रॉन, तो मतलब बाकी कितना बचा, आउटर इलेक्ट्रॉन s में है, और s मतलब क्या होता है, s मतलब होता है l जब 0 होता है तो उसको बोलते हैं s, तो l 0 मतलब क्या होगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर 0, तो ये आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेंस इज़ नॉट पॉसिबल। तो रेजोनेंस का क्या कंडीशन है, कंजुगेशन होना चाहिए, डबल बॉन्ड और पॉजिटिव कैटायंस और एनायंस होना चाहिए कंजुगेशन में, ताकि इलेक्ट्रॉन पेयर का शिफ्टिंग हो। देखिए यहाँ पे देखिए
ये है बेसिकली बेंजीन और इस पर CH2 कैटायन है। तो ये देखिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ और ये यहाँ कंजुगेशन में, इसमें रेजोनेंस सिंपल है, हो सकता है, इसमें रेजोनेंस नॉट पॉसिबल। तो ये तो है। इसमें देखिए ये है विनाइलिक में रेजोनेंस कैसे होगा, इसके पास ही पॉजिटिव चार्ज, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं होगा। विनाइलिक है, काफ़ी अनस्टेबल है, रेजोनेंस नहीं है, नो स्टेबिलिटी। यहाँ पे देखिए ये कार्बन, नेक्स्ट वाला कंजुगेशन, ये ऐसे आ सकता है, इसको स्टेबलाइज कर सकता है, यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है। तो इसमें नहीं हो रहा है, 2 में नहीं हो रहा है। इसमें देखिए इसमें कहाँ से रेजोनेंस होगा, देखिए ये पॉजिटिव कैटायन है, या तो sp3, ये भी sp3, इसके पास कोई लॉन पेयर नहीं है, तो कैसे इसको देगा, स्टेबलाइज नहीं होगा, ये ऐसे जाएगा, बस यहीं तक जा पाएगा, उधर नहीं जा पाएगा, क्योंकि sp3 है, इसके पास कोई ऑर्बिटल नहीं है, खाली ये जो ले पाएगा। तो यहाँ भी रेजोनेंस नहीं होगा, मतलब 2 और 4 में रेजोनेंस नहीं हो रहा है, मतलब 2, 4 ऑप्शन सही हो गया। ओके, ऑप्शन गिवन था, हमने ऑप्शन नहीं लिखा। तो 2 और 4 में रेजोनेंस नहीं होगा। रेजोनेंस के लिए कंडीशन होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर का शिफ्टिंग होना चाहिए, डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। यहाँ पे तो डीलोकलाइजेशन होगा ही नहीं, क्योंकि बीच में sp3 आ गया, और यहाँ पे कैसे होगा, ये तो जस्ट उसी पर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि देखिए ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे, तो पॉजिटिव चार्ज इसके पास यहाँ पे हो सकता है ना, सिंपल है। तो इसमें 2 और 4 ऑप्शन होगा सही। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन में क्या कहता है, सिंपल है क्वेश्चन, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इन सेमी कार्बाजाइड। तो ये एक कार्बोनाइल कंपाउंड से कि एल्डिहाइड कीटोन से चैप्टर से है। सेमी कार्बाजाइड सुना होगा आपने, फेमस है, जिसमें आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है और नाइट्रोजन के डेरिवेटिव के साथ। तो सेमी कार्बाजाइड का जो फार्मूला होता है कितना होता है, सिंपल है, इसका आपने रिएक्शन पढ़ा होगा, फेमस है, NCERT में गिवन है, सिंपली बाई लाइन। सो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है NH2NH, C डबल बॉन्ड O और NH2, ये होता है सेमी कार्बाजाइड। ये जो लोन पेयर है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है और रिएक्शन देती है। तो इसमें कितने नंबर ऑफ नाइट्रोजन है, सिंपल है ना, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन द सेमी कार्बाजाइड, दैट इज 1 2 3। सो 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये कैसे रिएक्शन देता है एक देख लेते हैं। देखिए जैसे हमारे पास ऐसी ये है एसिटल्डिहाइड, इसका कैसे रिएक्शन होगा, देखिए जैसे ये सेमी कार्बाजाइड आएगा, सेमी कार्बाजोन बनाएगा, C डबल बॉन्ड O NH2, ये वाला इलेक्ट्रॉन देता है, ये वाला क्यों नहीं देता, क्योंकि ये जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में ऐसे लोकलाइज रहता है, तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होता है। तो ये अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी लोन पेयर, यहाँ पर भी लोन पेयर, कहाँ जाएगा। अब ये ऐसे ही देगा यहाँ पे, और ये ऐसे उठकर यहाँ पे आएगा। देखिए कैसे बनता है, CH3 CHO- और यहाँ पे NH2, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे NH C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे NH2, ये नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, ये हाइड्रोजन देगा और यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, तो OH और यहाँ से NH आ जाएगा। तो यही होता है सेमी कार्बाजोन। ओके, सेमी कार्बाजाइड का फॉर्मूला होता है NH2NH C डबल बॉन्ड O NH2, ये आपको याद होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या गिवन है, व्हेन 250 ml ऑफ 0.5 मोलर NaOH, मतलब 0.5 मोलर NaOH है 250 ml वॉल्यूम का, किसमें ऐड किया जा रहा है 1 मोलर 500 ml ऑफ HCl, हाउ मच फाइनल कंसनट्रेशन ऑफ HCl दैट रिमेंस। तो हमको फाइनल कंसनट्रेशन बताना है कितना होगा। अब कंसनट्रेशन क्यों चेंज होगा, क्योंकि देखिए ये एसिड है, ये बेस है, एसिड बेस में रिएक्शन होगा और वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। देखिए NaOH प्लस HCl क्या होगा, रिएक्शन होगा, ये एसिड है, ये बेस है, ये क्या करेगा, बेस है तो H पॉजिटिव लेगा, H पॉजिटिव लेगा तो क्या होगा, NaCl बनेगा और वाटर बन जाएगा, न्यूट्रलाइज हो रहा है, कंसंट्रेशन कम होगा। अब देखिए NaOH में कितना नंबर ऑफ मोल्स होगा, देखिए हमको पता मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा वॉल्यूम इंटू मोलारिटी। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा, देखिए वॉल्यूम इतना है 250 इंटू नॉर्मालिटी, नंबर ऑफ मोल्स इंटू वॉल्यूम इंटू मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स। तो देखिए 250 इंटू 0.5 दैट इज 125 पर इन 125 मिली मोल आ जाएगा, मिली मोल। क्यों मिली मोल, क्योंकि ये 1 लीटर के लिए होता है मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, लेकिन 1 लीटर नहीं है, ये कितना लीटर होगा 0.25 लीटर। ओके 0.25, तो 0.25 लीटर हमको पता है ना 1000 लीटर होता है, 1000 ml होता है 1 लीटर। तो ये 250 ml मतलब 0.25 ml, तो 0.25 ml 0.25 इंटू 0.5, ये कितना आ जाएगा, सॉरी यस 0.25 इंटू 0.5 दैट इज़ 0.125। ओके, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.125, इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा 500 इंटू 1, 500 मतलब 0.5 लीटर,
0.5, इसका नंबर ऑफ मोल्स 0.5। देखिए NaOH का नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.125, इसका इतना है, तो ये लिमिटिंग में हो गया, मतलब इतना HCl यूज़ कर लेगा, तो बाकी HCl कितना बचेगा, HCl 1.125 मिल जाएगा, तो 0.5 में से 0.125 माइनस कर दो, ये कितना जगह 0.375, मतलब 0.125 इसके साथ रिएक्शन कर लेगा और NaCl बना लेगा। बाकी जो 0.5 में से 0.125 जो माइनस होगा 0.375 ये रह जाएगा, क्योंकि कोई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं होगा। इतना कितना बचा, इतना नंबर ऑफ मोल्स बचा। वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम टोटल कितना था 200 250, इतना इसने NaOH था और 500 HCl था, तो टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा 750 ml। तो मोलारिटी क्या आ जाएगा, मोलारिटी ऑफ द HCl रिमेन्स नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.375, वॉल्यूम कितना है, लीटर में वॉल्यूम होना चाहिए क्योंकि मोलारिटी लीटर में होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर 0.750, ये कितना 0.375 डिवाइडेड बाय 0.75, ये आ जाएगा 0.5। ओके 0.5 मोलर, तो आंसर में होगा 0.5, तो 0.5 मोलर ऑफ HCl विल रिमेन। ओके ये आ जाएगा आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगले स्लॉट में करेंगे अगले टाइम। ओके जब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको ये पसंद आया है और अगर आप नेक्स्ट सॉल्यूशन चाहते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, और हम अब फिज़िक्स का भी जैसे जैसे कल और परसों जैसे जैसे पेपर होता जाएगा हम सॉल्यूशन लाते रहेंगे। ओके थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो। ओके सब्सक्राइब माई चैनल दैट इज़ लर्निंग स्किल्स।